अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद यास्मीन। तो आज का व्लॉग में जो है हम हानिया की स्कूल एडमिशन के लिए जा रहे हैं एंड इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मैंने हानिया का एडमिशन करवाया है या नहीं। ऑल्सो अगर नहीं करवाया तो उसके पीछे के रीज़न्स एंड फैक्टर्स भी डिटेल्स में बताऊंगी। इफ़ इन केस आपके बच्चे 3 या 3.5 ईयर्स के हैं और आप एडमिशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च और वो सारी बातें शेयर करूँगी जो हर पेरेंट को डिसीजन लेने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आगे एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी भी है और फाइनली वो चीज़ भी आई है जिसके लिए जो है मैंने बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी। तो मिस मत करना, चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। तो अब जो है हम लोग आ गए थे स्कूल एंड फ़िलहाल हम लोग नियर बाय स्कूल्स ही विज़िट कर रहे हैं। मैं जानबूझकर सिर्फ वही स्कूल्स देख रही हूँ जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है, क्योंकि ऑनेस्टली दूर के स्कूल्स एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरा प्लान हानिया को घर से बहुत दूर स्कूल भेजने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ नियर बाय ऑप्शंस ही देख रहे थे। इसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और मैं खुद भी ऑफिस जाती हूँ। फ़िलवक्त तो मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो मुझे ये था कि स्कूल का कन्वीनियंट लोकेशन होना हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्कूल घर के पास होगा तो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ दोनों ही ईजी हो जाएंगे एंड अल्लाह ना करे कभी कोई इमरजेंसी भी हो तो हम इंस्टेंटली स्कूल पहुंच सकते हैं। तो ये सब कुछ सोच के जो है मैं सिर्फ पास वाले स्कूल से देख रही थी उसके लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के पास काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, इसलिए मुझे उस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इसी वजह से मैं सिर्फ नियर बाई स्कूल्स एंड प्री स्कूल्स ही विज़िट कर रही थी ताकि जो भी बेस्ट ऑप्शन हो वो चूज़ कर सकें। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 to 5 स्कूल्स विज़िट करे थे एंड ये सब जगह विज़िट करने के बाद हमें कॉमन कंक्लूजन यही मिला कि प्रेजेंट ये ईयर एडमिशन्स के लिए जो बच्चे 2023 मार्च से पहले पैदा हुए थे तो वो लोग जो है नर्सरी के लिए एलिजिबल हैं एंड 2023 मार्च के बाद जो पैदा हुए हैं वो लोग जो है प्ले ग्रुप के लिए एलिजिबल है। तो हानिया वॉज बॉर्न इन जुलाई विच मीन्स ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स का जो है लैग आ रहा था एंड इसी वजह से ऑलमोस्ट हर प्री स्कूल और स्कूल ने हमें यही सजेस्ट किया कि हानिया अभी प्ले ग्रुप में आती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एज अ पेरेंट्स इंसिस्ट करेंगे तो वो उसको नर्सरी में एडमिशन दे देंगे, लेकिन उनका कंसर्न फ्यूचर को लेकर था। जब CBSE 10th बोर्ड रजिस्ट्रेशन होता है तब आगे एलिजिबिलिटी का इशू आ सकता है। तो जब आप 10th बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करते हो एटलीस्ट आपका जो बेबी है वो 14 ईयर्स के होने चाहिए। एंड ऑल्सो एक और बात जो हमें स्कूल्स ने बताई वो ये है कि अगर एज गैप ज़्यादा हो जाता है तो UKG के बाद कुछ स्कूल्स क्लास 1 में एडमिशन देने के बजाय UKG रिपीट करने के लिए भी बोलते हैं। तो ये सिचुएशन फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्ले ग्रुप से स्टार्ट करने की एडवाइस दी। अच्छा, तो आज ना हम लोग आए थे काबुल दरबार डिनर के लिए जो टोली चौकी में है और क्योंकि आज हम स्कूल्स विज़िट कर रहे थे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी घर जाके कुछ भी कुक करने का, तो बस घर जाके फ्रेश अप होके बाहर आ गए थे। इसलिए सोचा कि आज थोड़ा बाहर ही डिनर कर लेते हैं एंड यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वैसे भी हम यूजुअली बहुत कम बाहर आते हैं डिनर के लिए, आज सोचा कि चलो डिनर एक न्यू रेस्टोरेंट में करते हैं। काबुल दरबार जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो आई रियली हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑन दिस रेस्टोरेंट। सबसे पहले जो है हमने चिकन टिक्का ऑर्डर किया एंड ऑनेस्टली वो बहुत ही टेस्टी था। आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा। मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा बाकी का फूड भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। फिर काबुली दरबार जो है वो स्पेशली मंडी के लिए है, तो उसके बाद हमने अल फ़हम मंडी ऑर्डर की थी, लेकिन पर्सनली वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया। तो शायद इसलिए क्योंकि मैं हैदराबाद के और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स गई हूँ मंडी के लिए, तो इसीलिए
अगर उनसे कंपेयर करूँ तो मुझे ये इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करनी चाहिए। और ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप स्पेशली स्टार्टर्स के लिए आ रहे हैं तो मैं इस रेस्टोरेंट को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि चिकन टिक्का रियली बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप सिर्फ मंडी खाने के लिए आ रहे हैं तो पर्सनली मैं इस रेस्टोरेंट को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मंडी उतनी टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगी। सो दैट वॉज माई जेन्यून रिव्यू एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो अब जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिलीशियस कद्दू की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हानिया का एडमिशन जो है हमने क्यों नहीं करवाया प्ले ग्रुप में। अगर आप भी अपने बच्चों की जो एडमिशन को लेकर या प्ले ग्रुप या डे केयर में डालने की सोच रहे तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए। आई एम श्योर आपको जो है डिसीजन लेने में ज़रूर हेल्प होगा। ऑल्सो साथ में आपके साथ कद्दू की खीर की जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। रेसिपी की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप मेंशन होती रहेंगी, ताकि आप आसानी से फॉलो करके घर पे भी बना सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि कद्दू की खीर की जो रेसिपी है वो मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँ। तो बाय द वे गाइस, ये रेसिपी बहुत इजी है। सबसे पहले आपको कद्दू को जो है इस तरह से ग्रेट कर लेना है, एंड उसके बाद मिल्क जो है उसको बॉईल करके रख लेना है। ऑल्सो साबूदान जो है मैं ऑलरेडी 2 आवर्स पहले जो है सोक करके रखी थी, ये अच्छे से सोक हो गए हैं। अब बस करना ये है कि दूध में जो है कद्दू जो हमने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा है उसको ऐड करना है, साबूदान ऐड करना है, एंड राइस का पेस्ट ऐड करना है। मतलब राइस को भी जो है आप सोक करके रख लो, फिर उसका अच्छे से पेस्ट बना के इसमें ऐड करो। इसको अच्छे से मिक्स करके जो है कुक होने के लिए छोड़ दो। तो कद्दू का खीर जितना अच्छे से कुक होगा उतना ही टेस्टी बनेगा। जैसे ही वो कुक हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें जो है शुगर ऐड कर सकते हो, एंड इलायची का पाउडर, एंड ऑल्सो कंडेंस्ड मिल्क। तो वो सब चीज़ें जो है मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो जैसे मैं बात कर रही थी, बहुत सारे स्कूल्स विज़िट करने के बाद फाइनली मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है अभी हानिया का एडमिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि इस साल उसको किसी प्ले ग्रुप में डालने के बजाय अगले साल उसकी प्रॉपर एज के हिसाब से सीधा नर्सरी में एडमिशन करवाएंगे। हमें लगा कि फ़िलवक्त ये डिसीजन जो है उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो इस डिसीजन के पीछे एक रीज़न जो है वो ये है कि जितने भी स्कूल्स हमने विज़िट किए उनमें प्ले ग्रुप की एनुअल फ़ी जो है वो ऑलमोस्ट 60,000 थी, और उसके अलावा एडमिशन फ़ीस भी अलग था। तो नर्सरी की फ़ीस जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 थी, एंड ऑलमोस्ट हर स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर इसी रेंज में था। मुझे पर्सनली लगा कि जब मैं खुद घर पर हूँ तो सिर्फ प्ले ग्रुप के लिए इतनी फ़ीस स्पेंड करना मेरे लिए सही डिसीजन नहीं होगा। इससे बेहतर है कि इस एक साल जो है मैं उसको घर पर ही हानिया को बेसिक लर्निंग सिखाऊंगी, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर राइटिंग प्रैक्टिस, कलर, शेप्स और दूसरी प्री स्कूल एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसकी प्रॉपर एज के हिसाब से नर्सरी में एडमिशन करवा देंगे। और एक रीज़न ये भी है कि मुझे पर्सनली प्ले ग्रुप्स, प्ले स्कूल्स और डे केयर्स को लेकर हमेशा थोड़ा डर एंड कंसर्न रहता है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, और इसके पीछे का रीज़न जो है मैं आपको बताऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी वर्किंग हैं, और जब हानिया पैदा हुई थी तब मैंने अपनी मैटरनिटी लीव जो है वो एक्सटेंड करवाई थी। नॉर्मली मैटरनिटी लीव आप सबको पता है 6 मंथ्स की होती है, लेकिन मैंने और 6 मंथ एक्सटेंड करवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसको डे केयर में नहीं डालना चाहती थी। सच कहूँ तो एज अ मदर मुझे डे केयर को लेकर बहुत डर लगता है। मुझे हमेशा यही कंसर्न रहता था कि वहाँ बेबीज़ की केयर कैसे होती होगी। और फिर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन की थी तब मैं और मेरे हस्बैंड जो है डिफरेंट शिफ्ट्स एंड डिफरेंट वीक ऑफ्स पे वर्क करते थे। लाइक मैं घर आती थी ऑफिस से, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, एंड हम दोनों के वीक ऑफ्स डिफरेंट होते थे। लाइक मेरा सैटरडे संडे होता था तो उनका मंडे ट्यूसडे। वो वक्त हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन वी हैव ओवरकम्ड इट टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह
ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितने सैक्रिफाइसेस किए वो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। सच कहूँ, मैंने कभी भी हानिया को डे केयर में डालना सेफ फील नहीं किया, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। और रिसेंटली बेंगलुरु कैपजेमिनी में जो डे केयर में इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में सुनने के बाद जो है मैं लिटरली शॉक्ड और अपसेट थी। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब तक मैं खुद घर पर हूँ मैं उसके साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी और उसकी बेसिक लर्निंग करवाऊँगी। इंशाल्लाह अगले साल जो है उसको स्कूल में डालूँगी, तब तक जो है वो और भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अब जो है मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने वाली हूँ, मेरा साइड बाय साइड डोर फ्रिज की अनबॉक्सिंग। ये मेरे लिए सच में एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि एक साइड बाय साइड फ्रिज लूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मेरी ये दुआ पूरी कर दी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और ग्रेटफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो अब जो है मैं आपको बेसिक बताऊंगी फ्रिज कैसा है क्या है। तो ये पूरा साइड जो है वो फ्रिज है। तो मेरा जो पुराना वाला फ्रिज है वो 120 लीटर्स का है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एंड लिटरली 7 इयर्स से मैंने सिर्फ वो फ्रिज में एडजस्ट किया है। बहुत कंजस्टेड था, लेकिन somehow I adjusted it and alhamdulillah finally I got a big fridge now to store everything। and ये जो है बॉटल्स के लिए रैक है एंड दिस एंटायर साइड इज़ नॉर्मल फ्रिज। एंड इसका जो दूसरा साइड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। या सो दिस एंटायर साइड इज़ फ्रीज़र एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ ये कन्वर्टेबल है। मतलब अगर फ्रीज़र में आपको कोई चीज़ नहीं रखनी है तो आप जो है ये एंटायर साइड को नॉर्मल फ्रिज की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फ्रिज के फीचर्स, डिटेल्स, ये सब कुछ जो है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाउ डिड आई ऑर्गेनाइज माय ड्रीम फ्रिज, जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिए। अगर आप न्यू फ्रिज लेने की प्लान कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका हर एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और जाने से पहले मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी हर दुआ कबूल फरमाए, हर ख्वाहिश पूरी करे और आपको इतना अता फरमाए जितना आपने कभी सोचा भी ना होगा। इंशाअल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।